बीजेपी ने 6 उम्मीदवार उतारे हैं हरियाणा में, 10 में से 3 नए चेहरे हैं। आप जो कल की सूची है उसे कैसे देखते हैं बीजेपी की आप? बीजेपी ने उसमें अनुभव और थोड़ा युवा उम्मीदवारों का एक सम्मिश्रण किया है। अनुभव को तरजीह दी गई है। उसमें दो दो पुराने अपने सांसदों के टिकट जरूर काटे हैं उन्होंने। उसमें एक संजय भाटिया है जो संगठन से आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक सुनीता दुग्गल हैं सिरसा से सांसद, उनके टिकट काटा है। आईएएस की नौकरी छोड़कर वो आई थी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। उसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि दो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना सर्वे था या आरएसएस का जो सर्वे था उसमें 2 ही सीटें हरियाणा में थी जिसमें वो सबसे मजबूत अपने आप को पा रही थी, वो थी फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो वो दोनों सीटों पर उन्होंने अपने पुराने उम्मीदवारों को उतार दिया है और वो सीटें, वही 2 सीटें ऐसी हैं हरियाणा में जिन पर भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि वो सुरक्षित है। बाकी जो तमाम सारी बातें कही जा रही हैं प्लस माइनस, वो एक अलग तरीके की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कम से कम 6 सीटें ऐसी हैं जहां अपने आप को कमज़ोर पाती है। तो उसके मद्देनज़र हालांकि राव इंद्रजीत को टिकट देने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी रेवाड़ी में, उसमें उन्होंने प्रशंसा की थी, तो वो एक संकेत माना गया था। लेकिन कई बार प्रधानमंत्री किसी की प्रशंसा करते हैं तो गलत भी हो जाता है, तो कई बार निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। बीच में चर्चा भी चल रही थी कि उनका टिकट कट सकता है, लेकिन जो अपना पार्टी का सर्वे था उसको प्राथमिकता देते हुए उन्होंने राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर को उतार दिया। तो इसके अलावा जो सबसे अहम है वो मनोहर लाल खट्टर को करनाल से उतारना। तो ये माना जा रहा था कि करनाल में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 2024 को लेकर कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। एक भी लोकसभा क्षेत्र में हार उसको बर्दाश्त नहीं है। उसके लिए उसको किसी भी उम्मीदवार को उतारना पड़े, कोई भी कुर्बानी देने पड़े, उसके लिए वो तैयार है। तो करनाल में उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पहले सीएम फेस से इस्तीफा दिलवाया, फिर विधायकी छुड़वाई और उसी एक दिन में करनाल से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। ये भी हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतनी तेज़ी से कि किसी को उसी दिन सुबह मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवाया, फिर विधायकी से इस्तीफा दिया, फिर शाम को लोकसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो ये भी अपने आप में बड़ा रोचक है। अशोक तंवर सिरसा से एक अच्छे उम्मीदवार हैं। ये माना जाता है कि उनका अपना वोट बैंक है। वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उनके साथ एक माइनस पॉइंट ये है कि पिछले कुछ समय में 4 पार्टियां उन्होंने बदली हैं। पहले वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए ममता बनर्जी की, फिर वो अपनी पार्टी उन्होंने बना ली, फिर आम आदमी पार्टी में आ गए और अब वो अल्टीमेटली बीजेपी में आए हैं। लेकिन एनएसयूआई के समय से जब वो कांग्रेस में थे, उसके बाद वो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। उस समय से उनकी जो सक्रियता थी उस पर उन्होंने एक अपना नेटवर्क बनाया था सिरसा प्लस आसपास के इलाके में, तो वो भारतीय जनता पार्टी के काम आ सकता है और उसी के मद्देनजर उनको टिकट दिया गया है। सर, ऐसे में जो 6 उम्मीदवार उतरे हैं अभी, हालांकि कांग्रेस की कोई अभी उम्मीदवार घोषित नहीं है, चुनौती है एक इन जो चेहरे हैं बीजेपी के, इनके सामने बड़ा चेहरा उतार दी। ये चुनौती तो है और भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में है। जैसे एक जो सबसे कमज़ोर सीट वो मान के चल रही है रोहतक। अब रोहतक में अरविंद शर्मा को लेकर भारतीय जनता पार्टी में उलझन है। एक तो वो अपने राज्य नेतृत्व के खिलाफ गाए बगाए बीच में मोर्चा खोलते रहें, अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहें, तो उनके साथ कुछ माइनस पॉइंट भी है। दूसरा जो सर्वे अपनी पार्टी की रिपोर्ट है उसमें वो काफ़ी कमज़ोर माने जा रहे हैं। तो पसोपेश में है कि उनको रिपीट करे या उनको करनाल से लेके आए और वहाँ से कोई नया उम्मीदवार उतारे। तो इसको लेकर अभी पसोपेश में है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी ये जो चेहरे हैं, कुछ चुनौती है या अगर सही उम्मीदवार उतारेगी तो कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण हरियाणा है। दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत के सामने कांग्रेस को पुराने एक कांग्रेस के अपने चेहरे हैं कैप्टन अजय यादव, जो आजकल वो नाराज भी चल रहे हैं, और राव इंद्रजीत के सामने थोड़ा सा वो कमज़ोर पाए जाते हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि काफ़ी समय से वो काफ़ी सक्रिय थे इलाके में। पिछले कई साल से वो नेटवर्क गांव-गांव के दौरे कर रहे थे और उन्होंने ज़मीन में कुछ काम भी किया है। वही स्थिति फरीदाबाद में है
कि फरीदाबाद में या तो अपने वर्तमान विधायक को कांग्रेस उतारे, जो नीरज शर्मा अकेला विधायक है उनका वहाँ से, या तो उनको उतारे, या फिर 2-3 उम्मीदवारों के नाम आ रहे हैं। एक करण दलाल का नाम आ रहा है, एक जो पुराने पूर्व विधायक थे भड़ाना की संभावनाएं तो बेहद कमज़ोर हैं। पूर्व विधायक जो थे नागर, उनका भी नाम आ रहा है। तो कांग्रेस के सामने दक्षिण हरियाणा एक उलझन है। बीजेपी के सामने एक चुनौती और है भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट। भिवानी महेंद्रगढ़ में धर्मवीर को फिर तीसरी बार भी रिपीट किया है और ऐसा माना जाता है कि उनको टिकट राव इंद्रजीत की पैरवी पर ही मिला है। तगड़ी पैरवी राव इंद्रजीत ने की है, इसके बिना पर उनको टिकट मिला है। भिवानी 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं गया था और वहाँ की स्थिति ये थी कि पिछले चुनाव में शायद रेयर ही ऐसा होता है कि वर्तमान जो प्रत्याशी हो किसी पार्टी का, नेशनल पार्टी का, और वो चुनाव कैंपेन ना कर रहा हो। पिछले लोकसभा चुनाव में धर्मवीर ने खुद अपना ही कैंपेन नहीं किया। उन्होंने रैलियां भी शायद बहुत ही सीमित की हैं, जनसंपर्क भी नहीं किया। वो ये मान के चल रहे थे कि वो मोदी जी के नाम पर उनको वोट मिल जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि किसी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार कोई अपना ही कैंपेन ना करे। लेकिन एक बार फिर तीसरी बार राव इंद्रजीत की पैरवी से उनको टिकट मिल गया है। अब देखना होगा कि क्या परिणाम रहता है वहाँ पर। अम्बाला सीट पे बनते उठाएगा, अम्बाला सीट अगर उनके सामने कुमारी शैलजा उतरती हैं तो कितना, कैसे देखते हैं अगर कांग्रेस उतारती है? कुमारी शैलजा के उतरने से चैलेंज बढ़ जाएगा बंतो कटारिया के सामने। बंतो कटारिया को टिकट देने के पक्ष में एक मात्र फैक्टर है, वो है सिंपैथी वोट। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि रतनलाल कटारिया काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे, लोगों से बड़ी आसानी से मिलते जुलते थे, काम भी करवाते थे वो। तो बीजेपी को ये लगता है कि वो सिंपैथी वोट उसको मिल सकता है। कांग्रेस के पक्ष में एक बात ये है अम्बाला में कि पुराने दिग्गज नेता जो पहले भी कांग्रेसी हुआ करते थे, निर्मल सिंह, वो वापस कांग्रेस में आ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने अम्बाला में चुनौती दोगुनी हो गई है और अगर शैलजा वहाँ से आ जाती हैं तो ये कांग्रेस के लिए मजबूत पक्ष होगा। तो मुख्यमंत्री जो नए बने उनके लिए भी, उनका भी एरिया उसी में पड़ता है, उनके लिए भी चुनौती है बंतो कटारिया को जिताना। नहीं, नायब सैनी के सामने तो चुनौती है ही। उनके लिए चुनौती और बढ़ जाती है कि बीजेपी ने एक बड़ा रिस्क एक तरीके से कहा जा रहा है कि लिया है, एक दांव खेला है, ओबीसी कार्ड के तहत उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है। लेकिन ये भी तथ्य है कि कुरुक्षेत्र से वो सांसद हैं और कुरुक्षेत्र में कोई बहुत मजबूत बातें उनके पक्ष में नहीं जा रही थी अगले चुनाव को लेकर। ये भी एक तथ्य है कि पिछले जिला परिषद चुनाव में उनकी पत्नी चुनाव हारी थी। तो नायब सैनी के लिए, चूंकि वो अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से ही उनकी विधानसभा क्षेत्र आता है उनका, तो उनके लिए बहुत चुनौती है और ये बल्कि उनके लिए लिटमस टेस्ट है कि कम से कम वो पूरे प्रदेश में चाहे जैसा परिणाम रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन अम्बाला सीट भारतीय जनता पार्टी की जीत कर आए।